Today I will discuss with you breathing and the exchange of gases। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं डॉक्टर आनंद कुमार, पास आउट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज कोलकाता, MBBS 2017 में, एंड मेरा जो बैच था 2012 का था। और मैं भी एक टाइम पे मेडिकल एस्पिरेंट रह चुका हूँ। और मैं आपके साथ यहाँ पे NCERT के बायोलॉजी के पार्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हर एक चैप्टर को मैं NCERT आपके साथ पढ़ूंगा और उसमें बताऊंगा इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, इससे मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमको कुछ चाहिए नहीं, ना ही लाइक, ना ही सपोर्ट, ना ही कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही पैसे से चाहिए। एक वो बच्चे जो कि एक कोचिंग या ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, स्टिल जो है उनके एक पढ़ने की इच्छा उनमें होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपने टाइम पे 2012 जो AIPMT हुआ करता था, वहाँ भी प्री मेंस, वहाँ भी NCERT हुआ करता था, सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मेरे जो परसेंटेज, अपने परसेंटेज से, मेरे परसेंटेज 82% से मैं पास किया था। 82% उस टाइम पे था और मैं टोटली NCERT ही पढ़ता था। तो इसके एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि हम आपको NCERT के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला मैं फर्स्ट जो चैप्टर था डाइजेशन, वो ऑलरेडी मैं पढ़ा, जो डिस्कस कर चुका हूँ। और सेकंड जो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज ऑफ गैसेस, तो इसके बारे में ये बताने की है कि जो NCERT के लाइनें होते हैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई शक नहीं, सब लोग एक होता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये होता है कि जो NCERT के जो लाइन है वो तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन उसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है और हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। जो लाइन इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक मरवाऊंगा, उसके बारे में समझाऊंगा, हर एक पैराग्राफ को पढ़ूंगा भी, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि NCERT के हर एक पैराग्राफ को आपके साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है 50% आपका बजट आपके NCERT से है। और मैं पहले ही बोला था कि आपके यदि हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, जैसे कि डाइजेशन या रिस्पिरेशन या जो भी है, तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कहाँ से बनने वाला है? ऑब्वियसली वो पार्ट से बनने वाला है जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहीं से बनने का चांसेस होता है। और तो हम सब कुछ पढ़ें तो पढ़ें, ठीक है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ को हमको भूलना नहीं चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव द रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज द यूटिलाइज बाई द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक द ग्लूकोज। ऑब्वियसली हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हम ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं, खींचते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ रहे हैं। तो ये में जो हमारा O2 जा रहा है, कहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, आखिर क्या ज़रूरत है, वही सब यहाँ पे बता रहा है। O2 जो हम ले रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, जो हम खाना खाए हैं, टू द डिलीवर द एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी। जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो हमारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड जो बना हुआ है, उसको तोड़ना है और तोड़ के एनर्जी निकालना है। इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ द हार्मफुल इज द ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन इज रिएक्शन। तो ऑब्वियसली O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। CO2 कहाँ से आता है? वही ब्रेक डाउन, जो कैटाबॉलिक जो टूटता है प्रोसेस, उससे निकलता है, वो हम बाहर छोड़ देंगे। तो इट इज़, देखिए पहला पैराग्राफ 100% जो NCERT का होता है इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर भी मैं हर एक चीज़ आपके साथ में पढ़ने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो चलिए आइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकल गया। Therefore, the evidence that the O2 has to be the continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell। ठीक है, O2 देना है सेल को, CO2 वहाँ से निकालना है। Have to the release out this process of exchange O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is the called breathing। तो यहाँ पे टिक मारिए, ब्रीदिंग क्या है? ये ब्रीदिंग, यहाँ पे ये जो आपका ब्रीदिंग कह रहा है, जो हमारा CO2 जो सेल्स है, सेल जो CO2 निकाल दिया है, CO2 छोड़ दिया है, ये हम अपने रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर आउट कर देते हैं। हम बाहर जो छोड़ दे रहे हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2। बाहर जो हम O2 CO2 का ट्रांसफर जो हम छोड़ रहे हैं, उसको कहा जाता है क्या? एक्सचेंज जो कर रहे हैं O2 CO2, उसी को कहते हैं ब्रीदिंग। एंड इसको क्या होता है? कॉमनली इसको रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। टेक प्लेस बाई योर चेस्ट के द्वारा जो हम सांस ले रहे हैं, सांस CO2 छोड़ रहे हैं, दिस यही ब्रीथिंग है, यही रिस्पिरेशन इसको कहते हैं। यू कैन फील द चेस्ट मूवमेंट अप एंड डाउन, यू नो द इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग के कारण है। हाउ टू ब्रीथ, सब बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या है, पूरा डिटेल इसका है यहाँ पे। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म इन द ब्रीथिंग आर द डिस्क्राइब इन द फ्लोइंग सेक्शन। ठीक है, तो अब जो है हम धीरे धीरे बढ़ते चलते हैं आगे। अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था,
तो हम ज़्यादा कुछ रुके भी नहीं हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी एमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ब्रीदिंग अलग अलग है। क्या क्या देखते हैं? द इन्वर्टिब्रेट लाइक द एपेटिक माना इन्वर्टिब्रेट जो होता है, जो हमारा इन्वर्टिब्रेट वगैरह है, जैसे कि ये जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेटा है, प्लेटफॉर्म है, ये एक्सचेंज करता है O2 CO2 बाय द सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। सिंपल डिफ्यूजन आपको पता होगा। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? बिना एनर्जी, पैसिव प्रोसेस है। डायरेक्टली जो होता है O2 लेना, CO2 छोड़ देना, बिना कोई मैकेनिज्म के ऐसे डिफ्यूज कर जाए। डिफ्यूज का मतलब क्या? ज़्यादा कंसंट्रेशन था, यहाँ से निकल के बाहर चला गया था, खत्म। ओवर देयर द इंटायर बॉडी सर्फेस, पूरे बॉडी सर्फेस जो होता है सब के थ्रू क्या आता है? वहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 ज़्यादा था, यहाँ पे CO2 ज़्यादा है तो निकल जा रहा है, और O2 बाहर ज़्यादा है तो आ जा रहा है। दैट इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन हो जा रहा है। बॉडी सर्फेस टिक मारिए, बॉडी सर्फेस। अर्थवर्म जो होता है यूज एयर द मोटाइल क्यूटिकल, ये मॉइस्ट क्यूटिकल, हाँ मॉइस्ट क्यूटिकल जो अर्थवर्म है, ये जो अर्थवर्म है, मान लीजिए अर्थवर्म है, तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज द क्यूटिकल है। ये क्यूटिकल है, पानी होता है। आप अर्थवर्म को देखे होंगे, भींगा भींगा रहता है एकदम, जो है कि ये है पानी है, मॉइस्ट है, तो वहाँ से करता है। इंसेक्ट हैव द नेटवर्क टू द ट्यूब्यूल्स ट्रेकियल, ये आता है ट्रेकियल। ट्रेकियल ट्यूब जो होता है वो कहाँ मिलता है? इंसेक्ट्स में मिलता है। इंसेक्ट्स में क्या मिलता है? ट्रेकियल ट्यूब्यूल मिलता है। ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर विद देयर विद इन द बॉडी। स्पेशल vascular स्ट्रक्चर्स लाइक द गिल, गिल जो होता है ब्रेकियल रिस्पिरेशन है यूज टू द एक्वेटिक। मछली जो है, मछली है वो जो होता है, या मोलस्का वगैरह होता है, वहाँ पे क्या होता है? गलफा होता है, यहाँ पे देखे होंगे, उसको हटा के वहाँ पे गिल्स जो रेड जो स्ट्रक्चर होता है वही तो गिल है, उसके थ्रू करता है। फिर द vascularized बैग कॉल द लंग्स पल्मोनरी रिस्पिरेशन आर द यूज बाई द टेस्टेशियल फॉर्म। जो हम लोग में लंग्स के बारे में तो हम डिटेल करेंगे ही। एमंग द वर्टिब्रेट फिश जो है यूज द गिल, ठीक है, मछली में गिल होता है। एम्फीबिया रेप्टाइल्स जो होता है और मेमल्स जो होता है, ये सब हमारा हम यूज करते हैं लंग्स को। एनिमल्स लाइक द डॉग कैन रिस्पिरेट थ्रू द मॉइस्चर स्किन क्यूटिकल रिस्पिरेशन ऑल्सो। एनिमल्स लाइक डॉग नहीं, फ्रॉग, सॉरी, जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स जो होता है तो उसके अंदर जो होता है क्या होता है? दो रिस्पिरेशन। ऑब्वियसली वो अपना जो मैकेनिज्म है वो तो करेगा ही। दूसरी चीज़ क्या होता है? उसका जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है वो भी पार्टिसिपेट करता है। ये यहाँ पे खास पॉइंट है। आगे हम बढ़ते हैं। ह्यूमन रिस्पिरेशन सिस्टम की रही बात है, वी हैव द पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होता है एमंग द, ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है दो अपर लिप्स पे होता है। इट लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंक्स। मैं बताया था, पहले ही बता चुका हूँ। इसका डायग्राम कोई है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ऊपर से यहाँ पे जो होता है ऊपर पोर्शन फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स क्या है? जब भी हम खाना खाते हैं और हवा लेते हैं तो ये दोनों का कॉमन पैसेज है मुंह के नीचे वहाँ पे। उसके बाद जो है डिवाइड करके, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जो हमारा ये ट्रेकिया है, इसके पीछे एसोफेगस है, तो या इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन पैसेज बनेगा। दिस इज द कॉल्ड फेरिंक्स, यही है कॉमन पैसेज। यहाँ से जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आने के बाद यहाँ पे हवा और दोनों कॉमन है, मतलब दोनों के लिए है। यहाँ पे से खाना भी आएगा, पानी भी आएगा, लेकिन यहाँ से डिवाइड हो जाएगा कि किसको जो इधर जाना है, किसको जो एसोफेगस में जाना है। एसोफेगस में खाना जाना है, ट्रेकिया में हवा को जाना है, तो दिस इज द कॉल्ड आपका जो है ये फेरिंक्स है। पोर्शन ऑफ विच द कॉमन फूड और एयर जो है कॉमन है, दोनों के लिए पैसेज है। द फेरिंक्स ओपन थ्रू द लैरिंक्स, ये जो है ये लैरिंक्स है, ये लैरिंक्स है। तो ये जो है ये फेरिंक्स का। अब जो हम बात करेंगे लैरिंक्स, तो लैरिंक्स जो है रीजन इनटू द ट्रेकिया, ये वाला यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। कार्टिलेजिनस बॉक्स है ये, विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन। लैरिंक्स जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हम बोलते हैं कैसे बोलते हैं, यही लैरिंक्स के द्वारा ही बोलते हैं। साउंड बॉक्स इसीलिए कहते हैं। यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे कार्टिलेज वगैरह होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड होता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, तो वहाँ से जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो लैरिंक्स के अंदर पे होता है।
ड्यूरिंग द स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस। ये वाला ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? तो इसको बनाने के लिए मैं फिर से बताता हूँ। ये जो है, ये जो है ऐसे बहुत बेसिक चीज़ है, फिर भी पहले मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पे जो कवरेज होता है यही जो है, इसको इधर बंद कर देगा, फिर ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी चल जाता है। मतलब ये बिल्कुल मोबाइल होता है, इधर जो जाएगा खाना ही दिए, इस साइड ये डायरेक्शन में जाना है तो इसको बंद करो, ये डायरेक्शन में जाना है तो इसको बंद करो। और ये क्या ट्रिक है, ये क्या है, एसोफेगस। तो ये एपिग्लोटिस हो गया, ये ग्लोटिस हो गया। ये ग्लोटिस के ऊपर जो होता है एपिग्लोटिस होता है, कवरिंग उसका कार्टिलेजस फ्लैप एपिग्लोटिस है। तो वो ये हो गया। तो यहाँ पे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स बताया था। ट्रेकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेक्स कैविटी। जो हमारा मिड थोरेक्स है वहाँ तक जाएगा ट्रेकिया। इज डिवाइड इनटू लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे। डिवाइड कहाँ करता है, ये टिक मारना, ये टिक मारना। जो डिवीजन होता है ट्रेकिया का वो होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे। फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे पे होता है इनटू द राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में। ये जो यहाँ से आया उसके बाद ये डिवाइड किया, तो ये वाला जो पोर्शन है फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे में डिवाइड करता है, ये याद रखना। लेफ्ट और राइट, इधर लेफ्ट और राइट बना देगा। इस ब्रोंकियल अंडरगो द रिपीटेड डिवीजन। फिर से जो ब्रोंकिया बन जाता है फिर से ये डिवाइड करता है, बहुत सारा डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन, ये भी बहुत सारा डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है। ईच ब्रोंकी डिवाइड इनटू फॉर्म द सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकी। सेकेंडरी मतलब यहाँ से ट्रेंगी फिर इसका डिवीजन होगा, फिर से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो होता है टर्सरी, फिर इसका डिवीजन होगा। तो सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से डिवाइड होता जाता है। तो ये लास्ट कहाँ तक डिवाइड होगा, एंड ब्रोंक्यूल्स इंडिंग अप द वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब लास्ट में जो होता है ब्रोंक्यूल्स बनाता है। तो इसका डायग्राम यहाँ पे दिया होगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये जो है, ये जो है ये ट्रेकिया डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो होता है ये डिवाइड कर रहा है टर्सरी सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रहा है। और लास्ट जो पोर्शन हो रहा है ये ब्रोंक्यूल्स, ये देखिए येलो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ब्रोंक्यूल्स जो दिख रहा है। तो ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे सबसे लास्ट वाले पोर्शंस में जाके ये हो रहे हैं, तो लास्ट इंड कट रहा है वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द जो है ट्रेकिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी है, एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होता है। इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग का मतलब क्या होता है, ये सी शेप का स्ट्रक्चर होता है। सी शेप का मतलब वन शेप ये होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा ट्रेकिया है या प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी जो ब्रोंकी है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो भी होता है वो सब सपोर्टेड किया जाता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। अब ये क्या है कार्टिलेज इनकम्प्लीट क्या है, ये कहने का मतलब ये होता है कि पूरा सी शेप तो ऐसे होता है, ये सी शेप होता है, लेकिन ये पूरा सी नहीं होता है, ये होता है पीछे ये खाली होता है। क्यों, क्योंकि इसको एक्सपांसन भी तो करना है, तो इसलिए जो होता है इनकम्प्लीट कहा जाता है। Each terminal bronchioles give rise to number of very thin irregular ball and vascularized bag-like structure called alveoli। मैं यहाँ पे बोला था, ये डायग्राम में आप देखिए, ये देखिए ये जो दिखा रहा है ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स थिन लाइन जो है, अब इसके बाद एक गुब्बारा का जैसा जो फुला हुआ है यही तो अल्वियोली है। तो ये लास्ट में जो हमारा बन रहा है अल्वियोली होता है, अल्वियोली है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ अल्वियोली ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोली जो होता है वो कंप्राइज ये बनाता है लंग्स को बनाता है। ये होता है दो लंग्स होते हैं जिसमें डबल लेयर का प्लूरा कवर होता है, और ये प्लूरल फ्लूड जो होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए पहले समझिए, ये जो येलो है ये एक नीचे का एक बाहर, एक काला नीचे दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, तो ये होता है विसरल होता है और पैरेटल प्लूरा होता है, इस दोनों के बीच प्लूरल फ्लूड होता है। जब लंग्स जो एक्सपांड करेगा तो ये जो है एक्सपांसन से फट भी तो जाएगा ना, लेकिन इसको बचाना भी तो है। तो इसके लिए यहाँ पे एक जो है एक मैकेनिज्म रिक्वायल इलास्टिक टाइप का एक मैकेनिज्म दिया जाता है कि जो कि बचाए। तो ये जो बाहर का प्लूरा होता है वो थोरेसिक कैविटी से जुड़ा हुआ होगा, और अंदर वाला जो है लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, ये लंग्स हुआ और बाहर थोरेसिक कैविटी। तो
जो आउटर प्लूरा जो होता है वो क्लोज कॉन्टेक्ट होता है किसके, थोरेसिक कैविटी से, थोरेसिक कैविटी लिखा हुआ। और जो अंदर का लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है, जो इनर फ्लोरा जो मेम्ब्रेन है वो क्लोज जो कांटेक्ट होता है लंग्स के, यही बोला मैं। पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, नाक से अप टू जो टर्मिनल ब्रोंकियल तक जो गया वो होता है कंडक्शन पोर्शन। दो पोर्शन होता है, एक तो कंडक्शन का कहते हैं और एक जो होता है कंडक्शन का मतलब ले जाना और उसका ह्यूमिफिकेशन करना, मतलब ये करना, बट उसका एक्सचेंज नहीं करवाता। उसके बाद फिर होता है एक ट्रांसपोर्ट, ये होता है एक्सचेंज करवाएगा, वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो पहला जो होता है हमारा यहाँ पे कंडक्शन, हम कंडक्शन पोर्शन से देखे हैं तो ये हमारा कंडक्शन में हुआ, जहाँ पे सिर्फ अल्वियोली जो पार्ट बचा और उसके जो डक्ट बचे, ये जो होता है रिस्पिरेशन में, रिस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज में। तो बोला कंडक्शन में क्या क्या कर पाएगा, तो कंडक्शन में क्या क्या कर पाएगा कि ट्रांसपोर्ट तो लेके जाएगा ही, लेके जाने का काम है कहाँ तक, अल्वियोली तक लेके जाएगा। उसके बाद उसको साफ भी करने का काम होता है। साफ करेंगे किस बात से, तो फॉरेन बॉडी से। आप जो हवा ले रहे हैं उसमें तो बहुत सारा फॉरेन बॉडी भी तो होता है ना, मतलब डस्ट पार्टिकल वगैरह भी तो होता है ना, वो सब भी तो साफ करना है। गर्म भी हवा लेते हैं तो उसको भी तो ह्यूमिफाइड करना है। आपका जो है ब्रिंग करता है एयर को बॉडी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जो है मान लीजिए गर्म गर्म हवा आप ले ली, बस उसको ठंडा करना है, नहीं तो डैमेज कर देगा लेंस। एक्सचेंज पार्ट ऑफ द साइड जो है एक्चुअल जो होता है फिर होता है O2 और CO2 बिटवीन द ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में होता है। द लंग्स आर द सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल सही। जो थोरेसिक कैविटी यहाँ पे लंग्स है, विच इज द एनाटोमिकली एयर टाइट है, बिल्कुल एयर टाइट है। द थोरेसिक चैम्बर इज द फॉर्मेड डोर्सली बाई द वेंट्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम है, डोर्सल और वेंट्रली बाई स्टर्नम। ये क्या है, ये जो आगे का सामने का पोर्शन होता है वो वेंट्रल कहते हैं और जो पीछे पोर्शन होता है वो डोर्सल होता है। तो डोर्सल जो होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है और जो सामने जो दिख रहा है वो स्टर्नम होता है। तो आगे वेंट्रल होता है। लैटरली क्या होता है, रिब्स के द्वारा होता है। रिब्स हाथ से टच कीजिए वहाँ आपको दिखेगा। नीचे साइड में क्या होता है, डायफ्राम होता है, डोम के जैसा। शेप क्या है, शेप भी पूछा गया है, डोम के जैसा। डोम का मतलब इसको कहते हैं डोम। एनाटोमिकली सेटअप ऑफ द lungs in the thorax is the such that any change in the wall the thorax cavity will reflect the lungs। यदि thorax को कुछ भी हुआ तो लंग्स को होगा। थोरिक्स क्या है, ये जो बाहर का कैविटी आपको दिख रहा है ये तो थोरिक्स है, उसके अंदर जो है वो लंग्स है। तो बाहर कुछ होगा तो लंग्स को भी वहाँ रिफ्लेक्शन देखने पड़ेगा और इसी से तो हमारा रिस्पिरेशन होता है। सच इसेंशियल है, क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग के लिए कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। अच्छा, फिर क्या होता है, रिस्पिरेशन इन्वॉल्व द फ्लोइंग स्टेप। क्या क्या होता है इसमें जो है सबसे पहले हमको ब्रीदिंग लेना पड़ता है। ब्रीदिंग का मतलब वही O2 CO2 जो है बाहर से हम एक्सचेंज कर लिए, उसके बाद वो क्या हो गया, डिफ्यूजन होगा। कहाँ डिफ्यूजन होगा, अल्वियोली में जाएगा। अल्वियोली से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ट्रांसपोर्ट गैसेज टू ब्लड, ब्लड में जाएगा। ब्लड से कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। डिफ्यूज O2 CO2 ब्लड टू टिश्यू, ये ब्लड से कहाँ, ये ब्लड से चला गया। जैसे हम सांस लिए वो हमारे लंग्स में गया, लंग्स में अल्वियोली में गया, अल्वियोली से ब्लड में चला जाएगा। ब्लड उसके कॉन्टैक्ट में होता है, ब्लड मतलब वेसल्स होते हैं, वहाँ से चला गया और वो जो होता है टिश्यू तक जाता है। टिश्यू पैर के, हाथ के, ब्रेन के, लंग्स के, बॉडी के, पूरे बॉडी के चला गया। टिश्यू में जाने के बाद क्या किया, टिश्यू यूटिलाइज करेगा, उसके बाद जो है CO2 छोड़ेगा, वो CO2 ब्लड को वापस दे देगा और लेके चला आएगा। ये पूरा काम होता है। तो यही जो होता है, यही ये चीज़। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद, और आगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे बात करेंगे। तो ब्रीदिंग जो होता है, ऑब्वियसली ब्रीदिंग का मतलब होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हमको करवाना है। तो ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज द, हमको लेना है, ड्रॉ करना, अंदर लेना है और छोड़ना है। बाय विच द अल्वियोलर एयर इज द रिलीज आउट करवाना है। तो जो मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है यहाँ पे इनटू द, तो मूवमेंट ऑफ एयर जो हो रहा है यहाँ पे हमें, तो मूवमेंट ऑफ एयर जो होता है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज द कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट होता है बिटवीन द लंग्स और एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि हम जब सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज द लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या चीज़ हो रहा है, ये समझने की चीज़ है। जो हमारे लंग्स होता है, तो लंग्स के अंदर जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, अंदर के प्रेशर, यदि वो प्रेशर कम रहेगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, अंदर से जो है इन हो जाएगा, अंदर से क्या होगा, हवा आ जाएगा। और अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, निकल जाएगा। इंस्पिरेशन, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, इंस्पिरेशन, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, निकल जाएगा एक्सप्रेशन, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, इंस्पिरेशन, अंदर आ जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा है। तो कैरिड बाय द
क्रिएटिंग इंस्पिरेशन जब होता है कहना कर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स जो होता है इज कम है, अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो क्यों अंदर जो होता है एक निगेटिव प्रेशर बनता है, निगेटिव प्रेशर पे टिक मारिए, द लंग्स होता है रिस्पेक्ट टू बाहर के एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में। एक्सप्रेशन कब होता है, तब कहा जाता है जब जो इंट्राप्लेनरी प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा, अंदर बहुत ज़्यादा लंग्स के अंदर प्रेशर, बाहर के रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेयर के प्रेशर रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा वो जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो वो चीज़ होता है। अब यहाँ पे डायफ्राम जो होता है एक स्पेशल सेटअप था, डायफ्राम और स्पेशल सेटअप मसल्स होते हैं। ये मसल्स क्या है, डायफ्राम होता है और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है, जो कहाँ पे होता है, रिब के बीच में होता है। जो आपके रिब्स हैं डायग्राम में यदि दिखाया गया तो मैं बता पाऊँगा, नहीं है, अच्छा, जो हमारे रिब्स होते हैं, दो रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, बाहर की तरफ बाहर और अंदर से जुड़े हुए जो मसल्स होते हैं दोनों रिब्स के बीच में होते हैं, ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया। तो जो रिब्स है और रिब्स के बीच में यहाँ पे जो मसल्स हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये जो है हमारा, यदि ये ट्रैक किया हुआ और यहाँ पे जो है रिब्स इस तरह से अरेंज है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, यही है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये मसल्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। जो हमारा इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो कब होगा, डायफ्राम जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है विच इंक्रीज द वॉल्यूम। ये डायफ्राम है, अभी यदि ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे दिखा रहा हूँ, ये जो डायफ्राम है नीचे, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि डोम शेप होता है, और कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा। पी बराबर एन आर टी होता है ना, पी बराबर कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर यदि वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घट गया तो बाहर प्रेशर ज़्यादा, बाहर से आ गया अंदर, तो इसको कहते हैं इंस्पिरेशन हो गया। तो इंस्पिरेशन में कौन सा मसल्स काम करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। उल्टा होता है एक्सटर्नल इंस्पिरेशन में और इंटरनल एक्सप्रेशन में, उल्टा, जो नाम है उसके उल्टे मसल्स होते हैं। बोल रहा हूँ उसको क्लियर कर रहा हूँ। जो हमारा इंस्पिरेशन इनिशिएट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, मतलब थोरेसिक चैम्बर बढ़ा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अब बात है एक्सटर्नल, अभी हो रहा था, अभी हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे ना, तो इंस्पिरेशन में होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का रोल होता है, एक्सटर्नल में उल्टा, एक्सटर्नल है लेकिन इंस्पिरेशन करवा रहा है। कैसे, तो ये क्या करता है मसल, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है कहाँ पे, रिब्स पे है, तो रिब्स के बीच में ये लगा हुआ है, ये रिब्स के बीच में ऐसे लगा हुआ है, इस दोनों के बीच में यहाँ पे लगा हुआ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगा हुआ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगा हुआ। ये क्या करता है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है लिफ्ट करता है रिब्स को खींचा, एंड रिब्स को खींचने के बाद क्या होता है, अस्टर्नम एंड द अस्टर्नम को भी खींचता है, और क्या होता है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, ये थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। डोर्सो और वेंट्रल एक्सिस में, दो ओवरऑल एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, और इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर चेंज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इन द, वही पीवी, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, प्रेशर घटा, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, तो बाहर से अंदर आ जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या किया, इंस्पिरेशन करवाया, यही आपका क्वेश्चन है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरनल कोस्टल जो मसल्स यदि अभी कॉन्टैक्ट हुआ था, यदि रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा तो बाहर निकल जाएगा। डायफ्राम स्टर्नम देर द नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो रिड्यूस थोरेसिक वॉल्यूम घट जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्यूम और लीड टू द इंक्रीज इन द, अंदर का जो प्रेशर है वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और हो जाएगा क्या, एक्सप्रेशन, एक्सपल्सन हो जाएगा।
एक्सप्रेशन कर देगा। बी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। अब रही बात ये क्या चीज़ है, तो कभी होता है हमको बहुत ज़्यादा गहरा सांस लेना होता है, तो हम अपने पेट का सहारा लेते हैं। तो जैसे आप करके देखिए, करने से क्या होगा कि आपका लगेगा कि पेट वगैरह भी जो है उसमें काम कर रहा है, वो भी बहुत जोर लगा रहा है, एब्डोमेन मसल जोर लगा रहा है। तो एब्डोमेन का भी रोल होता है, उसके मसल्स का भी रोल होता है। ऑन एन द एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन जो होता है ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 16 बार हम लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथिंग movement can be estimated by the using a spirometer which help in the clinical assessment of pulmonary function। अब कितना वॉल्यूम हुआ है कि इसको देखने के लिए टिक मारिए स्पायरोमीटर ये इसका हम यूज करते हैं। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी, ये हमारा बहुत ही काम का चीज़ है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो नॉर्मली हम ऐसे बैठे हुए सांस ले रहे हैं, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम द एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पिरेशन, ये 500 ml हम करते हैं। हेल्दी मैन जो होता है कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली जो होता है 6,000 से 8,000 ml पर मिनट। 1 मिनट में इतना करता है, मतलब 6 लीटर से 8 लीटर। तो हम नॉर्मली जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम 500। इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिवर्स वॉल्यूम क्या होता है, अब जोर लगाएं। एडिशनल वॉल्यूम जोर लगाना, एडिशनल वॉल्यूम पर्सन कैन इंस्पायर, ये तो नॉर्मली रहता है। फोर्सली कितना हम ले पा रहे हैं, फोर्सली जितना कर रहे हैं उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी। जब भी यहाँ पे टिक मारिए, फोर्स देना है हमको, फोर्सिबल करना है, फोर्सिबल तब होता है 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपेक्टरी वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम जो पर्सन कैन एक्सपायर। नॉर्मली हम 500 छोड़े 500 कर रहे थे, अब जो ज़बरदस्ती निकाला फोर्सली निकालना वो होता है 1000 से 1100, मतलब फोर्सली नॉर्मली जो कर रहे थे अब फोर्सली जो कर रहे हैं वही है रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं उसको। अब क्या होता है रिसिडुअल क्या होता है, अच्छा रिसिडुअल हम बात में करेंगे। रिसिडुअल ये होता है कि जो हम सांस छोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम ज़बरदस्ती करके भी कितना छोड़े थे, 1 लीटर के आसपास, 1000 ml है ना, 1 लीटर के आसपास। इसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ बचा रह जाता है 1 लीटर के आसपास, 1100 ml या 1200 ml जो होता है, उसी को कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। बाई एडिंग अप द फ्यूम रिस्पिरेटरी मसल डिस्क्रिप्शन एबव वन कैन द डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, तो इंस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम जो पढ़े थे टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, बस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा। हमको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, इंस्पिरेटरी में यदि हम टाइडल वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाता है, रिजर्व से कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी में भी सेम कंडीशन वही करते हैं तो वो कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। एक्सपेक्टरी कैपेसिटी वही है, एक्सपेक्टरी रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो जो एक्सपेक्टरी रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है प्लस रिवर्स रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में कितना बच गया, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था 1000 लीटर। ऐसा भी होता है जो हमारे लंग्स में बचा हुआ रह जाता है, और यदि उसको हम क्या कर रहे हैं इंस्पिरेटरी, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ था हम फोर्सफुली कितना छोड़ रहे थे, 1 लीटर तक छोड़े, फिर भी हमारे 1 लीटर हमारे लंग्स में रह गया, ये दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। हमको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल का क्या मतलब होता है, इंस्पिरेट यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम वॉल्यूम एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ इन ए आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कस के हमको सांस छोड़ देना है, उसके बाद हमको खींचना है। इसमें क्या क्या होगा, कस के सांस छोड़ना है तो एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम छोड़ना है, वो छोड़ दिए। फिर टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम कर रहे थे वो, उसके बाद जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली हम दे रहे हैं वो, ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। अच्छा इसमें पूछेंगे क्या नहीं है, तो इसमें चीज़ नहीं है, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है। रेसिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल लंग्स कैपेसिटी बन जाता है। फार्मूला याद रखना है, फार्मूला में आता क्या है एग्जाम में, ये आता है, कैपेसिटी आता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एक्सपेक्टरी कैपेसिटी आता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की रही बात है, अल्वियोली आर द प्राइमरी साइड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड और टिश्यू होता है। O2 और CO2 आर द एक्सचेंज इन द साइड बाई द सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर द ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो खास की बात नहीं, यहाँ पे क्या होता है CO2 जैसे हम लंग्स लिए हैं वैसे टिश्यू, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम करेंगे क्या उसको, ऑब्वियसली उसको टिश्यू को देंगे, तो टिश्यू को देना ही तो कहा जाता है, टिश्यू को हम दे रहे हैं,
तो वहाँ भी तो एक्सचेंज हो रहा है, वो हम देखेंगे। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर। जो प्रेशर कंट्रीब्यूट होते हैं इंडिविजुअल गैस, जो भी गैस है O2 CO2, उसका पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। जैसे हवा का एक पार्शियल प्रेशर होता है, एक CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एयर एंड द टू एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। जैसे यहाँ पे देखिए, जो हमारा गैसेस है एटमॉस्फेयर में कितना है, प्रेशर कितना बनाता है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में O2 जो है 159 का है, इतना प्रेशर है उसका। 0.3 CO2 का। अल्वियोली में 159 जो है एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे अल्वियोली में 104 आता है। ये ब्लड में कितना है, 40 है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया तो 95 था, तो 95 जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन टिश्यू में कितना है, 40 है। तो क्या करेगा, टिश्यू को दे देगा और खुद जो है उससे ले लेगा। टिश्यू में 40 है, जो टिश्यू में 40 है वही जो है वापस आ जाएगा ब्लड में, और वहाँ से जो है टिश्यू को दे देगा। CO2 वही सेम 0.3 था, अल्वियोली में 40 था, ये 40 कहाँ से आ गया, वही टिश्यू में 40 था तो 40 आ गया। तो ये 40 जो हो गया आ गया, टिश्यू से लेके आ गया। तो टिश्यू में 40 नहीं 45 था, ज़्यादा रहेगा तब तो कम से आएगा, मतलब टिश्यू में 40 है। अब इसको हम एक डायग्राम से दिखाते हैं ये चीज़ कैसे हो रहा है। एक सेकंड चेक करते हैं क्या इसका, हाँ यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा इंस्पिरेटरी एयर था और एक्सप्रेशन छोड़ दी है, तो बाहर 159 था, अब ये 159 बाहर से अंदर आ गया हमारा 104 104 हवा, सिर्फ ऑक्सीजन की पहली बात करते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होता है ये लेके चला गया यहाँ से चला गया, भेन में जाता है, यहाँ पे उल्टा होता है। पल्मोनरी जो भेन होता है वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और जो आर्टरी होता है वहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी भेन जो होता है वो पूरा सिस्टमिक में लेके चला गया, तो वहाँ पे कितना होगा, 95 CO2 यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 है। अब ये टिश्यू में गया, टिश्यू क्या गया, O2 दिया और CO2 ले लिया, तो O2 दिया CO2 ले लिया, तो CO2 टिश्यू में कितना था, 45 था, 45, और यहाँ पे 40 है। CO2 अभी कितना, 40 है, बाद में क्या हो जाएगा, टिश्यू से 45 है, ले लेगा और O2 दे देगा, खुद घट जाएगा, कितना 40 हो जाएगा, और CO2 बढ़ जाएगा 45, ये वापस आ जाएगा, और लंग्स में कितना हो जाएगा, फिर से 40 हो जाएगा CO2। ये PCO2 जो है 45 टिश्यू का था, वापस दिया तो 40 वापस दिया, तो वापस आ जाएगा लंग्स में, छोड़ देगा। फिर से आ जाए, टिश्यू में यहाँ देखिए 45 है, ब्लड में आ गया 40, ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड था 40, लेकिन जब ब्लड ले जा रहा है तो जो टिश्यू था, टिश्यू सारा अपना दे दिया, वो जो है अल्वियोली में लेके चला गया, जाके छोड़ देगा वापस, फिर से 40 हो जाएगा। तो एक ग्रेडियंट इज द, तो हमको याद रखना है, क्या याद रखना, 104 याद रखना, 95 40 खत्म। एक ग्रेडियंट इज द प्रेजेंट फॉर द CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, क्योंकि टिश्यू में जाता है तो ग्रेडियंट तो टिश्यू से बनेगा, लेके जाएगा। ये जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आया, ये डायग्राम क्या है, ये अल्वियोली है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट क्या है, ब्लड वेसल्स जो होता है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये अल्वियोलर वाल है, 1 सेल थिक है, ये 1 सेल थिक है, ये अल्वियोली है पूरा, यहाँ से एक्सचेंज होने वाला है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स, ये अल्वियोली और ये ब्लड कैपिलरी, यही दो चीज़ दिखा रहा। ब्लड कैपिलरी होगा मतलब ब्लड वेसल्स होगा, उसके अंदर RBC होंगे, उसके बाहर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो पूछा था कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से है, तो आप बता पाएंगे, ये डायग्राम देगा, पूछेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक ग्रेडियंट इज द प्रेजेंट फॉर द CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज द फ्रॉम टिश्यू जो है ब्लड में लेके आएगा, और अल्वियोली टू ब्लड टू अल्वियोली चला जाएगा। पहले जो है टिश्यू से आएगा कहाँ, ब्लड में, ठीक है, फिर ये ब्लड लेके कहाँ जाएगा, अल्वियोली में, और निकाल देगा लंग्स से। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 जो है 20 से 25 टाइम्स हाइयर देन द O2 होता है, CO2 ब्लड में ज़्यादा घुलता है, टिक मारिए, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा घुलता है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर मच हाइयर कंपेयर टू दैट ऑफ द O2। कहने का मतलब जो CO2 है ज़्यादा घुलता है, ज़्यादा डिफ्यूजन होता है।
द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज द मेड अप द 3 लेयर से होता है। क्या क्या होता है? थिन स्क्वामस एपिथेलियम इन द अल्वियोली, यही अल्वियोला, अल्वियोली का जो एपिथेलियम है वो। उसके बाद स्क्वाम इंडोथेलियम ऑफ द अल्वियोलर कैपिलरी, जो अल्वियोली का जो ब्लड कैपिलरी है उसका इंडोथेलियम, इंडोथेलियम ये वाला ब्लड वेसल्स का इंडोथेलियम जो होता है, ये दिख रहा है ना, ये इंडोथेलियम है। और उसका ये बीच का जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच का जो है बेसमेंट, ये तीनों बनाता है, क्या बनाता है? ये थिन लेयर जो होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो पूछेगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या क्या, तो बता पाएंगे। However, it is the total thickness is the much less than the millimeter. Therefore, all the factor in our body are the favorable for the diffusion of O2 from the alveoli to tissue, and that is the CO2 from tissue to alveoli. तो ठीक है, वही ये बता रहा है डिफ्यूजन हो रहा है O2, O2 कहाँ जाएगा? लंग्स से जाएगा टिश्यू में। CO2 कहाँ जाएगा? टिश्यू से जाएगा लंग्स में, वही है। Blood is the medium of transport of O2 और CO2. About 97% of O2 is transported by RBC in the blood. तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जो है हमारे ब्लड है उसके अंदर आरबीसी है, और वो आरबीसी O2 लेके जाने वाला है 97%। द रिमेनिंग 3% O2 इज द कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या है? तो ये ब्लड वेसल्स है। अब यहाँ पे जो है आरबीसी है, बाकी का जो पानी बचा वो प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र ले लीजिए, प्लाज्मा है, ठीक है, जितना पानी है प्लाज्मा है। उसमें जो नाव है, बोट है, वो क्या है? वो आरबीसी है, वो आरबीसी है। तो प्लाज्मा में आरबीसी डूब रहा है, इस तरह से है। तो प्लाज्मा में कितना गया ये पूछा जाता है। 97% O2 आरबीसी के थ्रू गया, और 3% कैसे गया? प्लाज्मा के थ्रू गया। CO2 के बारे में, CO2 में क्या हो गया? 20 से 30% CO2 इज ट्रांसफर टू आरबीसी। CO2 में देखिए थोड़ा कम है, आरबीसी से मात्र 20 से 30% जा रहा है। तो 70% कैसे जा रहा है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, ये याद रखना। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज द कैरिड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा में 7% जा रहा है। मतलब CO2 का 3 चीज़ है, पहले आरबीसी से 20 से 25%, 70% जो है बाइकार्बोनेट के रूप में, और 7% जो होता है प्लाज्मा के रूप में। O2 बहुत सिंपल सी चीज़ है। 97% जो होता है आरबीसी के थ्रू, और 3% जो दिख रहा है यहाँ पे वो जो है प्लाज्मा के थ्रू। खत्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर आयरन कॉन्टेनिंग पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द आरबीसी। एक यदि आरबीसी दिखा जाए यहाँ पे, यदि एक आरबीसी दिखाया जाए, आरबीसी एग्जैक्टली जो होता है ना, ऐसे होता है आरबीसी एग्जैक्ट सिर्फ यही है, आयरन कॉन्टेनिंग द पिगमेंट। अब इसके अंदर जो होता है हेमोग्लोबिन पिगमेंट है। आरबीसी में O2 कैन बाइंड टू द हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, बड़ा बड़ा हेमोग्लोबिन है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सिंपल सी चीज़ है। ईच हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी है मैक्सिमम तो 4, ये चीज़ है 4 बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हेमोग्लोबिन इज द प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो है इसके प्रेशर पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना बाइंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है हाइड्रोजन आयन होता है, उसका कंसनट्रेशन होता है और टेम्परेचर होता है, ये सब पे आर द फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस करता है। एक सिग्मॉइड कर्व आता है, सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन इन द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन। अब ये क्या चीज़ है? ये है सिग्मॉइड कर्व। यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया है, मतलब हवा कितना है, जितना हवा रहेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन हम बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ये क्या है? हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से कितना बन रहा है उसको बोलते हैं परसेंटेज, कितना ऑक्सीजन से उसका सेचुरेशन। सो देखा गया जा रहा है कि पहले जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो सेचुरेशन बहुत ही शट डाउन बढ़ गया। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हेमोग्लोबिन जो होता है 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। पहला मॉलिक्यूल बाइंड करता है बहुत फास्ट, फिर दूसरा फास्ट, तीसरा फास्ट। जब जो होता है ये ऑक्सीजन जो है इंट्रैक्शन होता है, ज़्यादा होता है, फिर जब फोर्थ आता है तो फोर्थ को आने नहीं देता है। सेचुरेशन वाली चीज़ है। 3 आ गया, बहुत सारा खा लिए तो खाने की इच्छा नहीं कर रहा, पेट भर गया, तो अब क्या होता है? प्लेट्यू आ जाता है। ये प्लेट्यू फेज आना शुरू हो गया। आते जो है कितना भी ऑक्सीजन हम बढ़ा लें लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, तो इसको कहा जाता है सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक बोर इफेक्ट आएगा, बाद में बताएंगे जब आएगा। तो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे चीज़ क्या है कि हाइड्रोजन आयन टेम्परेचर, ये सब बाद में बताता हूँ। बोर इफेक्ट होता है। सिग्मॉइड कर्व इज द ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज सेचुरेशन हेमोग्लोबिन का प्लॉटेड अगेंस्ट द O2। द कर्व इज द कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये वाला, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक द हवास H+ कंसंट्रेशन होता है। बाइंडिंग ऑफ द O2 विद द हेमोग्लोबिन इन द बोल डाउन ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। इन द एबव हेड दे हैड द हाई PO2 लो CO2 लेजर H+ कंसंट्रेशन लोअर टेम्परेचर द फैक्टर आर द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है। और फिर इज द टिश्यू, फिर इज द देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास जो होता है ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये कर्व जो होता है लेफ्ट और राइट शिफ्ट करता है, नीचे आ गया मतलब राइट शिफ्ट होता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये कर्व जो होता है, ये कर्व ऐसे आ सकता है, ये कर्व ऐसे जा सकता है, ये नीचे है इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट बोलते हैं, ये ऊपर के इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। नीचे तब आएगा, कब आएगा, जब CO2 ज़्यादा होगा और H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। O2 कम रहेगा, O2 ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाएगा, CO2 कम रहेगा तो ऊपर जाएगा, H+ कम रहेगा तो ऊपर जाएगा। ये क्या चीज़ चक्कर है, इस चीज़ को समझाता हूँ। इसको कहते हैं बोर इफेक्ट कहते हैं। हाई PO2 प्रेशर, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑब्वियसली तो CO2 कम होगा। CO2 जो होता है पानी से मिलकर बनाता है H+, CO2 और पानी मिलकर बनाता है H2CO3। H2CO3 टूट जाता है तो बनाता है H+, मतलब जहाँ CO2 मतलब H+, आप समझ जाइए। हवा मतलब H2 बना देगा, तो जहाँ हवा CO2 कम है, हवा मतलब CO2 कम है तो H+ भी कम होगा। और वहाँ पे O2 ज़्यादा है, जब O2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेचुरेशन ज़्यादा होगा, परसेंटेज सेचुरेट ज़्यादा करेगा, हेमोग्लोबिन से ज़्यादा बाइंड करेगा, तो ये क्या होगा, सेचुरेशन ऊपर भागेगा। एक जो है ये चीज़ है, यदि हम इतना सेचुरेशन पे देखें, इतना हवा है, 40 हवा है, 30 हवा है, तो यहाँ पे जो होता है ये बाइंडिंग ज़्यादा करेगा। ये ग्राफ क्या बोल रहा है, बाइंडिंग ज़्यादा करेगा, जैसे दिखा रहा हूँ। जैसे मैं फिगर में दिखाऊंगा कि यदि हम एक लंबा सा लाइन खींचे 40 तक, 40 यदि हवा देते हैं तो ये ग्राफ करता है, ये पॉइंट, यदि ये नीचे वाला ग्राफ और ऊपर वाला ग्राफ को देखें तो ये कह रहा है कि इतना सेचुरेटेड, मतलब सेचुरेशन कितना है, 90 के आसपास चला गया, और ये बोल रहा है 40 के आसपास सेचुरेशन है। यहाँ पे कट रहा है ना, कहाँ पे कट रहा है, तो ये सेचुरेशन ज़्यादा है, मतलब वो हवा ज़्यादा है तो सेचुरेशन ज़्यादा जाएगा, सेचुरेशन ज़्यादा जाएगा तो कर्व ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। तो O2 ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे O2 ज़्यादा है, हाई है O2, ऑब्वियसली तो CO2 कम है, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है कम है। यदि उल्टा कर देते हैं, O2 कम है तो नीचे भाग जाएगा उसका उल्टा, O2 ज़्यादा है तो सेचुरेशन ज़्यादा, कम है तो कम सेचुरेशन नीचे आ गया, मतलब राइट चला गया। या O2 कम है तो उल्टा करें, O2 ऑक्सीजन नहीं है तो CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा मतलब H+ ज़्यादा, ये बोर इफेक्ट होता है। या टेम्परेचर भी ज़्यादा, ये भी कह सकते हैं। द कंडीशन जो है फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये क्या कह रहा है, जब नीचे ग्राफ आ जाता है मतलब ऑक्सीजन कम है तभी नीचे आता है, क्यों, क्योंकि इसको चाहिए, मतलब फेवरेबल कंडीशन ये होता है। मतलब नीचे ग्राफ आ रहा है मतलब यहाँ से O2 रिलीज निकल जाएगा। ऊपर क्या था, सेचुरेशन ज़्यादा था, ऊपर का ग्राफ में क्या है, सेचुरेशन ज़्यादा है, सेचुरेशन का मतलब हेमोग्लोबिन से O2 बाइंडेड ज़्यादा है, नीचे बाइंड कम है, कम बाइंड है मतलब निकल गया, तो हमको निकलवाना है, इसका मतलब नीचे आना पड़ेगा। दिस क्लियरली इंडिकेट द O2 गेट बाउंडेड टू द हेमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट डिजॉल्व एट द टिश्यू, लंग्स में जो है बनता है और जो है टिश्यू में आके निकल जाता है। क्यों, लंग्स में O2 ज़्यादा है, बन जाएगा, हेमोग्लोबिन से चिपक जाएगा, टिश्यू में O2 कम है तो निकल जाएगा। तो ये होता है। फिर हम आगे बढ़ें, गेट बॉन्डेड टू हेमोग्लोबिन लंग सरफेस, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड द 5 ml ऑफ O2। 100 ml यदि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 5 ml O2 देता है, ठीक है, अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कमाल की चीज़ है। CO2 इज द कैरिड टू हेमोग्लोबिन, जो होता है CO2 कहाँ से जाएगा, हेमोग्लोबिन से, तीन फॉर्म में देखे थे, RBC से बाइंड करता है,
बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और प्लाज्मा में होता है। आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से जो बाइंड करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ये 20 से 25% था, ऊपर लिखा हुआ था ये भी। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बाइंड करेगा। O2 इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग, वेयर द CO2 इज द हाई एंड PO2 इज द लो इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। टिश्यू रही बात है, वो CO2 बहुत ज़्यादा बना है, ऑब्वियसली वो बाइंड करेगा ज़्यादा टिश्यू से। अगर वेयर इज द CO2 इन द लो एंड PO2 इज द हाई, लंग्स में क्या है, हवा ज़्यादा है, हवा ज़्यादा होगा तो जो है CO2 निकल जाएगा, हवा ज़्यादा है वहाँ पे तो हवा बाइंड करेगा ना भाई, CO2 में CO2 ज़्यादा है तो CO2 बाइंड करेगा। तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, ये कहाँ लंग्स में निकल जाएगा। CO2 विच इज़ द बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज द डिलीवर टू अल्वियोली, टिश्यू से बाइंड करके अल्वियोली में छोड़ता जाएगा। आरबीसी कॉन्टेन ए भाई हाई कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम है, कार्बोनिक एनाइड्राइज होता है ये। CO2 पानी से मिलकर H2CO3 बनाता है, फिर HCO3 और H+ बनाता है। आरबीसी कॉन्टेन ए भाई कंसनट्रेशन ऑफ दिस होता है, मिनट क्वांटिटी ऑफ द सम इन द प्रेजेंट द प्लाज्मा भी होता है, मतलब आरबीसी में ज़्यादा है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फ्लोइंग रिएक्शन, दोनों डायरेक्शन में चलता रहता है। एज द टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, मान लीजिए टिश्यू में CO2 ज़्यादा है, पानी मिलकर क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा ड्यू टू कैटाबोलिज्म से CO2 निकला है। CO2 डिफ्यूज इनटू द आरबीसी में चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा और बनाएगा बाइकार्बोनेट। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, बाइकार्बोनेट बना देगा NH+ एट द लेवल ऑफ द ये टिश्यू पे हुआ, एट द लेवल ऑफ अल्वियोली। अल्वियोली में क्या होता है, CO2 कम है, रिएक्शन प्रोड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 पानी। मतलब टिश्यू में जो होता है ये डायरेक्शन इस तरफ भागेगा और जो लंग्स में होगा ये डायरेक्शन में इधर से भागेगा। क्यों, वो CO2 ज़्यादा है टिश्यू में तो रिएक्शन इधर भागेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड इधर जाएगा जब लंग्स में। क्यों, लंग्स में जो है CO2 फिर से बना के बाहर निकालना है ना, एंड टच द CO2 ट्रेप इन द बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू। तो टिश्यू में क्या हुआ, CO2 से मिलकर बाइकार्बोनेट बना दिया एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द अल्वियोली इन द रिलीज एज द CO2। देखिए समझने की चीज़ क्या है, मैं बोला था बाइकार्बोनेट 70%, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% होता है। क्यों, क्योंकि जो है CO2 से H2O जो मिल के होता है बाइकार्बोनेट बनता है और ये जो होता है लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में पहुंचने के बाद ये टूटता है, तो जो लेके जा रहा है बाइकार्बोनेट वो तो मैक्सिमम यही हो जा रहा है क्योंकि कार्बनिक एनाइड्राइज एंजाइम है। 70% इसलिए हुआ। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2। तो 100 ml ब्लड जो है 4 ml जो है O2 था और 5 याद है कुछ, O2 था, O2 के ऊपर था जो वो 5 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये 100 ml यदि ऑक्सीनेटेड ब्लड है तो 5 ml O2 देता है, 5 भी डिलीवर कर रहा है। CO2 4, CO2 में 4 है, अल्वियोली में को देगा रेगुलेशन, ये अल्वियोली को ही तो देगा, 4 ml CO2 किसको दे देगा, अल्वियोली को देगा। रेगुलेशन अब करना है तो ह्यूमन बीइंग जो होता है सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पिरेशन रिदम टू सूट करता है डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। दिस इज द डन बाय द न्यूरल सिस्टम होता है स्पेशली सेंट्रल इन द मेडुला। अब हम बनाते हैं डायग्राम, यहाँ बनाने की जरूरत है। ये हमारा ब्रेन जो पार्ट है, ये जो ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये हमारा मेडुला जो होता है ये हमारा रिस्पिरेशन में कंट्रोल करता है, रिदम बनाता है, यही सेंटर, ये प्राइमरी सेंटर बनाता है रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, ये है, अभी था हम इसकी बात कर रहे थे, अब नीचे पोन्स की बात कर रहे हैं। ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा, नीचे पोन्स। पोन्स जो है रीजन ऑफ द ब्रेन होता है, इसको कहते हैं निमोटिक सेंटर कहा जाता है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेशन रिदम, ये भी मॉडरेट करता है उसको। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, ठीक है, न्यूरल सिग्नल जो होता है घटाएगा बढ़ाएगा, रिडक्शन कर सकता है। देयर बाई अल्टर द रिस्पिरेशन रेट को जो है यहाँ पे चेंज कर सकता है। द केमोसेंसिटिव एरिया जो होता है ये कहाँ होता है, सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर एंड ये सेंसिटिव होता है CO2 से, ये खास चीज़ होता है सेंसिटिव टू CO2, ये इम्पोर्टेंट है। और हाइड्रोजन आयन ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि सबसे ज़्यादा दोनों में टिक मारना है तो हाइड्रोजन आयन में टिक मारना है। इंक्रीज इन देन सबस्टांस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर,
Center visitor can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiration procedure in which the substance can be eliminated। कहने का मतलब जब CO2 का लेवल बढ़ जाता है या हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो रिस्पिरेटरी सेंटर को मारता है, बोलता है तुम रिस्पिरेशन करवाओ और इसको निकलवाओ, CO2 को निकलवाओ। रिस्पिरेटरी सेंटर मेडुला है, कौन भी है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। खेद के लिए क्षमा। डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, आइजमा की बात करते हैं। आइजमा या अस्थमा दोनों बोला जाता है इसको। इट इज़ द डिफ़िकल्टी इन द, कुछ मतलब यहाँ पे डिसऑर्डर क्या क्या है वो थोड़ा सा जान ले। इसको जानने के लिए आइजमा जो है डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग काउजिंग द व्हीच ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल और ब्रोंकी और ब्रोंकियल। याद होगा आपको ब्रोंकी और ब्रोंकियल जो लास्ट वाला पार्ट था, वहाँ पे क्या होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या था, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जो होता है मतलब सूज गया फूल गया। तो वहाँ पे क्या होता है जब वो सूज गया फूल गया तो वो एक तरह से पाइप है और पाइप से यदि सूज गया है और फूल गया और वहाँ से यदि हवा जाएगा तो वहाँ पे आवाज़ आएगा कि नहीं, बीज आएगा। बीज एक साउंड होता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस लेते हैं जब स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगा के देखने पे आपको एक साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया और जैसे ही यदि यहाँ पे कुछ सूज गया है और यहाँ से हवा जाएगा तो ऑब्वियसली आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इम्फाइसेमा की बात करते हैं। इट इज़ द क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच द अल्वियोली वाल आर द डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द डिक्रीज हो गया है। इम्फेसेमा जो होता है अल्वियोली डैमेज टू द रिस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे इम्फेसेमा के बारे में यदि हम बताएं, यदि अल्वियोली होता है तो अल्वियोली क्या होता है, यहाँ पे जो अल्वियोली होता है वो डैमेज हो जाता है, डैमेज हो गया तो सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है, घट गया है, उसका घट गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो अल्वियोली को इन्फेक्ट होता है। यहाँ पे तीन चीज़ याद रखना है कि अल्वियोलर का जो बाल होता है टूट जाता है, सरफेस एरिया इससे घट जाएगा और घट जाएगा तो जो सरफेस एरिया घट जाएगा तो जो एक्सचेंज हो रहा था एक्सचेंज तो हो नहीं पाएगा ना, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फिर क्या हो गया इम्फेसेमा उसी को कहते हैं, मतलब अल्वियोली का डैमेज हो जाता है और ये सिगरेट पीने के कारण होता है। और ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशन का मतलब ऑक्यूपेशन जो हम काम करते हैं, कोई भी अपने बिजनेस करता है, काम करता है, मतलब कि कोई पत्थर का तोड़ना, कोयले के खाद्यान्न में तोड़ना या जो है किसी फैक्ट्री में काम करना या इंडस्ट्रीज में काम करना, तो ये सबसे जो है जो ऑक्यूपेशन से जो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में हो रहा है, स्पेशली इन्वॉल्व द ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग, जो पत्थर को तोड़ते हैं, एज मच द डस्ट जो है प्रोड्यूस इन द दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप द। बहुत सारा मतलब कचरा जो आया हमारे लंग्स में आएगा, बॉडी कितना भागेगा, डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी है वो कितना काम करेगा, नहीं कर पाता। विद द सिचुएशन सच लॉन्ग एक्सपोजर 5 साल 10 साल लगातार रहा, गिव राइज टू इन्फ्लामेशन हो गया, लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। उसके बाद जो अंदर का लंग्स का सारा जो जितने हैं जो भी क्या है इन्फ्लामेशन क्या था, वही इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा और फिर वो क्या होगा, फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। फाइबर होने के बाद जो है पूरा फाइब्रोसिस हो जाएगा, हार्ट बना देगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोसिस टिश्यू एंटर्स काउजिंग द सीरियस लंग्स डैमेज होना शुरू हो गया। एंड द वर्कर इन द सच इंडस्ट्रीज वियर द प्रोटेक्टिव मास्क भी पहनना है उनको और उनको जो है हेल्थ चेकअप भी करवाना पड़ता है। तो ये जो है चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया है। अगले चैप्टर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। इतना देर सुनने के लिए थैंक्स भाई, और पढ़ते रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।